हेलो, नमस्कार। स्वागत है आज 14 मार्च 2021 की शाम। आपके सामने हूँ अमित शेखर। वेलकम टू द इंडी मसाला पॉडकास्ट, जहाँ पे हम बात करते हैं हेल्थ की, फिटनेस की और अवेकनिंग की। इंडी मसाला, मोर लाइफ एवरी डे। तो सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहेंगे आप सब लोगों को जो कल शामिल हुए और बहुत सारे इनकरेजिंग मैसेजेस आए और किस तरह से हमने एंगर को समझा कि क्रोध क्या होता है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, और दो तीन अलग अलग तरह के क्रोध के बारे में हमने बातचीत भी की। वापस एक क्विकली रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहली टाइप जो हमने देखी, असर्टिव एंगर, कि ऐसा ऐसा गुस्सा जिसमें आदमी बोलकर अपने मन की भावना है उसको व्यक्त करके निकल जाते हैं, इसको अच्छा माना जाता है। दूसरा है बिहेवियरल एंगर, जो कि उतना अच्छा नहीं माना गया है। तीसरा क्रोनिक एंगर, जिसके बारे में हमने बातचीत की थी कि कंटिन्यूसली गुस्सा रहना, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और जैसा हमने कल बताया था कि टोटल 10 तरह के एंगर होते हैं। गुस्सा होने के, क्रोध के 10 प्रकार हैं। तो हमने 3 की बात कर ली थी, आज चौथे की हम बात करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं जजमेंटल एंगर। अब जजमेंटल एंगर क्या है? किसी के ऊपर में पहले से आपने कुछ सोच लिया है और जजमेंट ले ली है और फिर गुस्सा जो व्यक्त करना, तो इसको राइटसली इंडिग्नेंट भी बोलते हैं। जैसे कि किसी ऐसी हालत में ऐसा महसूस करना कि ये जो हुआ है ये एक इनजस्टिस हुई है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, और या किसी की शॉर्टकमिंग्स, किसी में किसी तरह की कोई कमी है, उसके ऊपर में गुस्सा होना। बट इसमें एक इनहेरेंट एक बिलीफ होती है कि आप जिस पे गुस्सा हो रहे हैं या जिस सिचुएशन पे गुस्सा हो रहे हैं, आप उससे अच्छे हैं, या फिर आप उनको अपने से कम आंकेंगे या समझेंगे। हालांकि ये कई जगह पे जस्टिफाइड फ्यूरी भी हो सकती है। जैसे बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल, हम सारे इंसान ही हैं, बट फिर भी इंसानों में इतनी सारी वैरायटीज हैं इन द टर्म्स के इंसानों ने खुद से बना। भारत की, हम अपनी देश की बात करें तो टोटल 3500 अलग अलग तरह की जातियां, प्रजातियां तो एक नहीं है, जातियां जो इंसानों ने खुद अपने मन से बनाई हुई है। तो उसमें भी आप देखेंगे अभी भी छुआछूत होता है। एक खुद को एक सुपीरियर जाति समझना, दूसरे इंसान को जो बिल्कुल आपके जैसे इंसान है, उसकी भी बॉडी फंक्शंस, दिमाग, सब कुछ एक जैसी है, खाली परिवेश का फर्क है, उसको आप अपने से निम्न मानते हैं, या तो वो जजमेंटल एंगर की कैटेगरी में आता है। इसमें अभी नुकसान ये है कि जो अभी एक तरह से हमारे देश में आप एक ध्रुवीकरण जैसा देखेंगे, जिसमें लोग या तो आप हमारे साथ हो, नहीं तो बिल्कुल साथ नहीं हो, देशद्रोही हो टाइप। तो इसमें जो है ना, आप जो पोटेंशियल, अब देखिए, आपके घर में भी, आपके आजू बाजू में भी आपके जैसे ख्यालात के लोग कुछ हो सकते हैं, कुछ विपरीत ख्यालात के भी लोग हो सकते हैं। और आज तक किसी भी मानवता में, सभ्यता में, विपरीत ख्यालात के लोगों के साथ भी आपका मिलजुल कर रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से किसी देश की, किसी समाज की स्थापना होती है। तो अगर जजमेंटल एंगर बहुत ज्यादा हो जाए तो आप पोटेंशियली किसी दूसरे की बात को मानने की कोशिश जल्दी नहीं करेंगे। अभी इसका नुकसान ये है कि आप धीरे 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 लोगों से दूर होते जाएंगे। तो आपका जो दायरा है वो आपके जैसे सोचने वाले लोगों से ही मिलता जुलता रह जाएगा और बाकी सबसे आप कटने के कगार तक पहुंच जाएंगे। अभी ऐसे जजमेंटल एंगर के मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिट टू एक्सप्लोरिंग द लाइटर शेड्स के किसी भी सिचुएशन में। अभी हमारे यहाँ बचपन से एक वो चल रही है कि आर यू अगेंस्ट रिजर्वेशन और फॉर रिजर्वेशन, एंड दोनों तरफ के लोग आपको पूरे पैशन के साथ अपनी अपनी दलील देते हुए सुनाई देंगे। अगर आपने खुला विचार नहीं रखा, तो आप शायद दूसरे जो बोल रहे हैं, जिनकी ना मैं फॉर हूं ना अगेंस्ट हूं, इट डिपेंड्स कौन किस जगह से बात कर रहा है। तो अगर मेरा भी परिवेश चेंज हो जाए तो मैं फॉर अगेंस्ट दोनों की तरफ से बोल सकता हूं। तो एक ये खुद को भी जेंटली चैलेंज करना है कि मेरी जो बहुत डीपली हेल्ड अजम्पशंस हैं, क्या वो दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से भी मैच होते हैं? नहीं। अगर नहीं होते हैं तो शायद एक ये मौका होता है कि हम खुद की पर्सपेक्टिव को, सोच को, खाली दूसरे आदमी की बातचीत को, दूसरे पार्टी की बातचीत को या उनके काउंटर पॉइंट को सुनकर भी अपनी पर्सपेक्टिव को, जजमेंटल एंगर को थोड़ा कम कर सकते हैं। आप किसी से बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट मिल जाएंगे
किसी की जीवन में क्या क्या चैलेंजेस चल रही हैं, क्या क्या तकलीफें हैं, शायद अब उनके बारे में समझ पाएंगे, उनकी एक्सपीरियंस थोड़ी जान पाएंगे। अगर इसमें एक और चीज है कि आप कंडेंसेंडिंग ना हो जाएं। अब कंडेंसेंडिंग क्या होता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। तो आज के जो समय या माहौल में है कि आप किसी की निंदा करके, आप किसी को नीचा दिखाकर उससे कुछ अच्छा काम नहीं कर पा सकते। और ये कंडेंसेंडिंग होना काइंड ऑफ है। और ये हमारे लिए, हम जो ट्रेनर्स हैं हमारी जाति में, प्रणाम पापा, स्वागत है आपका, हमारी जो ट्रेनर्स की कम्युनिटी है, इसमें है कि आप कितने भी ज्ञानवान हो, अगर आपने अपना ज्ञान, अपनी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के दौरान दिखाई या लोगों के सामने, तो लोग आपकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे। वो किसी परफेक्ट इंसान को नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं उनके जैसा ही इंसान जो कुछ चीजों में अच्छा है, कुछ चीजों में गलतियां भी करता है। ह्यूमर बहुत मदद करती है इसमें। दूसरे की बात से डिसएग्री होकर भी उनको रिस्पेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी जाके आप लॉन्ग टर्म तक पॉपुलर रह पाएंगे, अपना जो कार्य है वो कर पाएंगे। तो जिन लोगों में जजमेंटल एंगर देखी गई है, उनसे ये थोड़ा सा मैनेजमेंट करने के हिसाब से अनुरोध है कि दूसरे तरफ की कहानी को थोड़ी समझने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। टाइप 5, मूविंग ऑन टू ओवरवेल्म्ड एंगर। ये ऐसा है कि किसी चीज में इतनी बुरी तरह उलझ जाना कि आप परेशान हो जाएं, और ये अनकंट्रोल्ड टाइप ऑफ एंगर है। अब इसमें कोई सिचुएशन या परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे बस के बाहर की चीज हो गई है। एक होपलेसनेस होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत ज्यादा कि कहाँ फंस गया, क्या हो रहा है। और ये तब होता है जब भी आप अपने जो कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें सर के ऊपर में, और या फिर जीवन में ऐसा कुछ हो जाए कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, ड्रास्टिक परिवर्तन, और आप उसको झेल नहीं पा रहे हो उस स्ट्रेस को, तो ये ओवरवेल्म्ड एंगर दिख सकती है। मतलब बेसिकली आपकी जीवन में जो तनाव आया, अनएक्सपेक्टेड तनाव आया, आप उसको सही तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप इस तरह के गुस्से के शिकार हो सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करना, बहुत सिंपल है, रीच आउट फॉर हेल्प। कभी भी आपको लगे कि आप बुरी तरह एकदम फंस रहे हैं या फिर आपको मदद की जरूरत है, चाहे काम में चाहे परिवार में, तो अपने परिवार के लोगों से बात करने की जरूरत होती है। काम में बात करने की जरूरत होती है कि मुझे नहीं जम रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है, मैं नहीं इसको झेल पा रहा हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट या हेल्प चाहिए। अभी बहुत स्पेसिफिकली बताना है कि आपको चाहिए क्या इस हालत में, चाहे वो बेबी सिटिंग हो कि आप घर भी संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, साथ में कुछ और काम है, तो शायद कोई बेबी सिटिंग में मदद कर ले। कोई हॉस्पिटल रिलेटेड है, किसी को दिखाना है, ले जाना है, डॉक्टर से बात करनी है, कोई इसमें मदद कर दे। काम के क्षेत्र में तो मान लीजिए शायद आपके बोलने के बाद शायद काम का टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए कि आपको प्रेशर बहुत हो रहा है कि ये मैं 5 दिन में नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, आपको शायद 10 दिन का मौका मिल जाए। तो ये बात करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जानना कि वो कौन सा स्ट्रेसर है, वो कौन सी चीज की वजह से आपको तनाव हो रहा है और गुस्सा आ रहा है, उसको पहचानना है। और फिर धीरे धीरे एक बार उस तनाव जिस जगह से आपकी स्टार्ट हो रही, चाहे वो काम की वजह से हो या घर में बहुत ज्यादा किसी एक काम का बोझ बढ़ने की वजह से हो, बच्चे के आने की वजह से हो, अगर उस एक एंगल को संभाल लिया जाए तो ऐसी हालत में देखा गया है कि लोग अपने इमोशनल और बिहेवियरल कंट्रोल को वापस पा लेते हैं। टाइप 6, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की एंगर है, गुस्सा है, इसको बोलते हैं पैसिव अग्रेसिव टाइप। पैसिव मतलब दिखाएंगे नहीं, लेकिन उग्रता रहेगी। अब ये अवॉइडेंट टाइप ऑफ बिहेवियर है, एंगर एक्सप्रेशन, जिसमें जो इंसान है वो हर तरह से झगड़ा नहीं करना चाहेगा। मन में कुछ भी चल रहा हो, मन में चाहे किसी इंसान के व्यवहार से, बात से तकलीफ हो रही हो, फिर भी वो सामने उसके मुंह पर नहीं बोलना चाहेंगे। वो जो है, जो एक्सप्रेशन देना चाहते हैं उसको अंदर में दबा के रखेंगे, डिनाई करेंगे, और वो फ्रस्ट्रेशन अंदर बढ़ती जाएगी, उनकी बढ़ती जाएगी। और उनका एक्सप्रेशन कैसे होगा? वर्बल एक्सप्रेशन, हमारे टोंट मारना बोलते हैं उसको, सार्काज्म, व्यंग्यात्मक कुछ ऐसे बोलना कि हाँ, मतलब अच्छा नहीं लगता, जो सुनता है सार्काज्म उनको अच्छा नहीं लगता। पॉइंटेड साइलेंस, जिस इंसान से आपको तकलीफ हुई है, जिसकी बात, व्यवहार या किसी एक्शन से तकलीफ हुई है, आप उससे बात करना बंद कर देंगे, बिल्कुल। और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्या कि इस आदमी के बिहेवियर में इस तरह का परिवर्तन आया। वेल्ड मॉकरी, जहां कभी भी मौका मिले किसी पड़ोसी के सामने में या फिर दूसरे कलीग के सामने में, तो उसका मजाक उड़ाना,
डायरेक्टली नहीं कि मैं इस आदमी की बात कर रहा हूँ, बट दोनों पार्टी को समझ में आता है कि इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके लक्षण भी देखे जाते हैं। अगर पैसिव अग्रेसिव एंगर है, ऐसे देखिए पैसिव अग्रेसिव लोग क्या है कि आपको कभी आपके मुंह पर ये बताएंगे नहीं कि मैं तुम्हारे इस व्यवहार से या इस बात से दुखी हूं या नाराज हूं, बट वो उनका गुस्सा दिखाएंगे अपनी बातों से, अपने थोड़े थोड़े एक्शन से दिखाएंगे, बस सीधे सीधे आपको कन्फ्रंट कभी नहीं करेंगे। अब इसमें दुख की बात यह है कि ये जो इस तरह का एंगर दिखाने वाले लोग हैं, अक्सर उनको पता नहीं होता है कि बाहर की दुनिया को वो अग्रेसिव दिखाई देते हैं, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जो आपको क्लोजली देख रहा होता है उसको समझ में आता है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है और ये खुलकर नहीं बोल रहा है। इसके दुखद परिणाम होते हैं, मतलब पर्सनल भी और प्रोफेशनल दोनों आउटकम्स में इसके दुखद परिणाम होते हैं, क्योंकि आप जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और ट्रस्ट है उसको डेवलप नहीं कर पाते। मैनेजमेंट कैसे करना है? असर्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक को सीखना है आपको। किसी से भी, चाहे किसी बात या एक्शन से आपको तकलीफ हुई, आप उसको बिना गुस्सा हुए सीधे सीधे बातों में बता सकते हैं कि तुम्हारे इस बात से, तुम्हारे इस एक्शन से मुझे तकलीफ हो रही है, क्या आप इसके बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे? अगर ये नहीं कर सकते हैं सीधे सीधे कन्फ्रंट करना या बात करना, तो फिर खुद ही सोचना है कि अगर मैं उससे बात करूंगा, इस बारे में चर्चा करूंगा तो क्या हो सकता है, और ये क्या हो सकता है सिनेरियो 2 4 5 सोचेंगे तो आपको जरूर एक ना एक उपाय मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो निराशा है, जो खीज है, उसको निकालने का एक उपाय या तो लिख कर सके या रिकॉर्ड, बस तो मोबाइल पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं या फिर और भी अलग अलग तरीके हैं। अभी ये जो है, लेकिन इसमें मेरी तरफ से पर्सनली एक रिक्वेस्ट है कि सार्काज्म और जो वेल्ड अटैक है, शब्दों के जो बाण चलते हैं, उनको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को होती है, जिनको बेचारों को समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। तो आज के साइकोलॉजिस्ट जो अक्सर एक चीज की बात करते हैं कि कोई घर है या काम का जो माहौल है, चाहे वो कंपनी का माहौल हो या घर का माहौल, साइकोलॉजिकली सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहां पे हर इंसान अपने मन की सबसे जो अंदर की बात है, चाहे गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, सेटबैक है, खुशी हो, सबको शेयर कर बिना इस सोच के कि मुझको जज किया जाएगा, कि ऐसा बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे ना। फिर वो साइकोलॉजिकली सेफ इन्वायरमेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग अपने मन की बात नहीं बता पाएंगे। तो प्रयत्न ये होना चाहिए कि हमारा घर, हमारा वर्क स्टेशन, हमारे आसपास की जो जगह है वो साइकोलॉजिकली सेफ हो पाए, और हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जीवन में है, वो अपने मन की बात बिना ज्यादा सोच के कि लोग क्या सोचेंगे वो बता सके। तो ये हो गई टाइप 6। टाइप 7 रिटेलिएटरी एंगर। ये रिटेलिएट करना, किसी ने कुछ बोला, एक पत्थर किसी ने मारा, आपने वापस उसको पत्थर मारा, ये बड़ी कॉमन तरह की एंगर है। क्या बोले इसको? इट्स अ इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स। बचपन में किसी ने आपको धक्का दे दिया तो आप क्या करते हैं? इमीडिएटली आप भी उसको धक्का देते हैं, और ये जो बिहेवियर है ये चलती रहती है। ये सबसे साधारण तरह का गुस्सा है। किसी ने आपसे 2 शब्द गलत बोले, आप इमीडिएटली उसको 4 शब्द गलत बोलेंगे, तब आपके मन को तसल्ली होती है। अब लेकिन सामने वाले को फिर 4 का 8 करना पड़ता है, और 8 का आप 16 करते हैं, तो ये चलता रहता है। इसमें एक जो प्रबल भावना होती है रिटेलिएटरी एंगर में, वो बदला लेने की भावना होती है। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने हमसे गलत व्यवहार किया, तो उसको हम कैसे और ज्यादा गलत करके उसको हम तकलीफ में डाल सके। ये जो वेंजफुल एंगर है ये बड़ी डिलिबरेट और पर्पसफुल भी होती है। इसमें अक्सर लोग देखते हैं सामने वाले को हम धमका दें, डरा दें, अपना कंट्रोल दिखाएं, अपना असर्शन दिखाएं, और सिचुएशन और जो आउटकम है वो शायद इससे ठीक हो जाए। हालांकि आपको अपने अनुभव से मालूम होगा, और इतिहास में भी आपने देखा होगा कि अगर टिट फॉर टैट चलती रहे कि मैं एक पत्थर मारो, तुम दूसरा पत्थर मारो, लड़ाई कभी बंद नहीं होती, और शायद ये जो हालात हैं वो टेंशन बढ़ती जाएगी। भारत और पाकिस्तान की बात कर लीजिए, जब तक एक पार्टी सीज फायर की तरफ आगे नहीं बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे को जवाब देते रहेंगे, और ये सिलसिला सदियों तक चलता रहेगा। तो ऐसा ही है, घरों में भी होता है, भाई बहन में होता है, भाई भाई में होता है। अभी इस हालत को अगर आप मैनेज करना चाहें तो
एक जो अर्ज होती है ना रिटेलिएट करने की, सामने वाले ने कुछ बोल दिया, जो बड़ी इम्पल्सिव होती है और इंटेंशनल होती है, रुकिए और सोचिए। कुछ भी करें, जैसे सामने वाले ने गाली दे दी है, सामने वाले ने बहुत बुरा कह दिया है, उस समय रुकना है और सोचना है कि क्या गुस्से में उस चीज का जवाब देना उस सिचुएशन को इंप्रूव करेगा कि और ज्यादा रिलेशन खराब हो। तकलीफ वाली बात है। और बट एक चीज जो मैं बताना चाहूंगी, रिटेलिएशन जो है एक चॉइस है। गांधी जी की एक स्टोरी याद आ रही है मुझे कि गांधी जी किसी प्रोसेशन में जा रहे थे और बैलगाड़ी थी, तो बहुत सारे लोग बैलगाड़ी के ऊपर में थे और धीरे धीरे जा रही थी। तो तभी किसी इंसान ने रोड की तरफ से कुछ मिट्टी उठाई, फेंका और गांधी जी को गाली दी। तो बापू ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बट उनके बाजू में जो इंसान खड़े थे वो बहुत गुस्सा हो गए, बोले बापू वो गाली दे रहा और आपने कुछ बोला नहीं। तो बापू हंसे और उसकी तरफ देखा और बोला, उसने गाली दी, मैंने नहीं ली, तुमने ले ली, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वो तो महात्मा थे, वो बड़ी आसानी से इसको कर पाए, लेकिन रिटेलिएशन इज अ चॉइस। तो उन्होंने ये चूज किया कि वो सामने वाली की गाली का जवाब नहीं देंगे। और आप अपने खुद के अनुभव से आजू बाजू देखकर बता सकते हैं कि ये साइक्लिकल एंगर जो होता है, जवाब देने की जो प्रवृत्ति होती है, इसमें शायद ही कभी सिचुएशन ठीक हो पाता है। तो जो सिचुएशन है, जो गुस्सा है, जो तकलीफ है, उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करनी है। ये देखना है कि इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट किस चीज से हो रहा है, क्या वो इरिटेंट हट सकता है क्या। अदरवाइज लॉन्ग टर्म तक रिवेंज की प्लानिंग होती रहेगी और चलता रहे। इसमें हाँ, दो पार्टी अगर बहुत ज्यादा ही उलझ जाते तो कभी कभी मीडिएशन भी मदद करती है कि कोई फादर फिगर, कोई बड़ा सा आदमी बीच में आ जाए, जिनकी बात दोनों पार्टी सुनती हो, और उनको समझाया जाए कि तुम बंद करो ये बच्चे, एक दूसरे का कब तक हार्म करते रहोगे। तो ये जो है रिटेलिएटरी टाइप ऑफ एंगर इस तरह से रिजॉल्व की जा सकती है। टाइप नंबर 8, सेल्फ अब्यूसिव एंगर। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और जो भी लोग सुन रहे हैं जिनके बच्चे हैं छोटे, मैं उन सबको या बाद में सुनेंगे, थोड़ा इस पे ख्याल रखिए। इसमें दिस इज काइंड ऑफ शेम बेस्ड टाइप ऑफ एंगर, तो जिसमें सेल्फ अब्यूसिव एंगर, सेल्फ अब्यूसिव क्या, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला गुस्सा। तो जब भी बच्चे खासकर हेल्पलेस, होपलेस महसूस करते हैं, उनको आगे कुछ जीवन में नहीं दिखाई देता, उनको ये महसूस कराया जाता है कि तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, उनको बार बार प्रताड़ना दी जाती है मेंटल के, और उनको शर्म की भावना आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो धीरे धीरे उसको इंटरनलाइज करते हैं, उसको खुद अपनी सच्चाई मानने लगते हैं उसको, और ये फीलिंग और ये जो कि मैं तो गया गुजरा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, या फिर मैं दुनिया के लायक नहीं हूँ, और ये सब फीलिंग आप देख पाएंगे बच्चों में, खासकर जो सेल्फ हार्म करने वाले बच्चे उनमें। और उनका जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, खुद को बुरी बुरी चीजें मन ही मन बोलते रहना, वे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं ये चलती रहती है काफी, और ये स्टेज एक पहुंचती है कि सेल्फ हार्म की हालत भी आ जाती है। लोग खुद को भी हार्म करने की कोशिश करते हैं। सनी जी पूछ रहे हैं गुस्सा जल्दी क्यों होता है। गुस्सा देखिए एक रिस्पॉन्स है जो कि प्रकृति ने बनाया था हमें डेंजर वाले सिचुएशन से। जैसे जंगल में जब भी हम थे तो हमें किसी जानवर से बचना है, भागना है, तो एक परसेप्शन होती है, एमिगडाला है हमारी, जो कि हमारे वातावरण में जो खतरा है उसको महसूस करती है और उससे बचने की हमको तैयारी देती है। तो जब तक जंगल में है, शेर मिल गया या फिर सामने से एक भेड़िया आ रहा है, उससे आपको भागना है या लड़ना है, तो आपको ताकत चाहिए। उस समय गुस्सा जो है, जो सडनली आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, आप सांस ज्यादा तेज लेंगे, शरीर में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी कि आप या तो लड़ाई करें या तो भाग जाए। अभी वो रिस्पॉन्स वही है, लेकिन हालात बदल गए। अभी हमें फिजिकल डेंजर की चांसेस बिल्कुल कम होते हैं आज के माहौल में, लेकिन साइकोलॉजिकली हमें कहीं भी अगर डिसरिस्पेक्ट लगती है या किसी ने मजाक उड़ा दिया या किसी ने हमारे मन के विपरीत काम किया, तो आपको किस चीज पे गुस्सा आता है आपको खुद से सोचना है। कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ चीजों पे फट से गुस्सा आता है, कुछ चीजों का आप अवॉइड भी करते हैं। और सनी जी एक सवाल कल पूछा था हमने कि गुस्सा आता है कि गुस्सा हम करते हैं। तो गुस्सा आ गया, ठीक है, मान गए, उसके आगे क्या करना है ये आपके ऊपर निर्भर होता है। तो ये कंट्रोल वापस लेना है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। और अलग अलग तरह के 10 अलग अलग तरह के गुस्से के प्रकार हैं। तो
उसको समझना। अभी हम प्रकार 8वें पे बात करते कि सेल्फ अब्यूसिव एंगर, जिसमें बचपन से अगर शर्म की भावना हो, बताया जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी लायक नहीं हो, तो ऐसे लोग उसको नेगेटिव सेल्फ टॉक को बढ़ाते जाते हैं आगे और खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने ब्लेड के निशान देखे होंगे लोगों के हाथों पे, शरीर पे। कुछ लोग सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, नशा करने लगते हैं बचपन से ही, खाने की कंट्रोल नहीं रहती और उनको ये पता नहीं चलता। आजू बाजू में जो उनके रहेंगे ना, जो उनके मित्र हैं या उनकी फैमिली के लोग हैं, उनको छोटी छोटी बात पे वो कुछ भड़क के बोल सकते हैं और इससे वो और उस स्थिति में दूर होते जाएंगे। तो आपको एक गेम याद होगी कुछ दिन पहले चली थी, ब्लू व्हेल वाली, जिसमें बच्चों को अलग अलग गेम्स में चैलेंज दिया जाता था और अल्टीमेटली एंड होती थी सेल्फ हार्म से। तो अंदर में जो गुस्सा है वो पेंटअप हो रहा है और वो निकल नहीं पा रहा है, तो उस निकलने के रास्ते को खुद की बॉडी को हार्म करके, नुकसान पहुंचा करके करना चाहते हैं। इसमें मैनेजमेंट की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। जहां भी आपको लगे कि बच्चे में सेल्फ हार्म के साइंस या फिर एडल्ट्स में दिख रहे हैं, तो उनको एक तो सलाह लेने की जरूरत है, माँ बाप को तो खासकर ध्यान देने की जरूरत है। और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग टेक्निक है जिसमें आप किसी भी बुरी से बुरी हालत या सिचुएशन में आप 2-4 एग्जाम्पल निकाल सकते हैं कि आपसे बुरी हालत में गुजरने वाले आदमी ने जीवन को कैसे संवार के आगे लेके गए। फ्रैंकल साहब की किताब पढ़ रहा हूं, अ मैन्स मीनिंग ऑफ लाइफ। तो उन्होंने बोला कि जीवन में कुछ एक तो ऐसा होना चाहिए, एक वाई, कि मैं जिंदा क्यों हूं, मुझे जीवन में क्या करना है। अगर वाई वो स्ट्रांग है तो आप कैसे भी वो हाउ तक पहुंच जाएंगे, आप झेल पाएंगे। तो चाहे वो एडल्ट हो या बच्चे हो, उनमें थोड़ी पॉजिटिव ह्यूमर होनी चाहिए, किसी सिचुएशन को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके खराब ना कर ले। और इसमें माँ बाप का रोल तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों में 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12, 13 साल की उम्र में खुद की एक सेल्फ वर्थ जो होती है, वो बहुत सारी बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो खुद से सोच रहे होते हैं कि मैं, बॉडी कैसी है मेरी, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और उस समय में उनको हेल्प, सपोर्ट चाहिए अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से। अगर वो नहीं मिल पाती है तो फिर सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स, खुद को हराने वाले डिस्टॉर्टेड थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, फीलिंग चलती रहती है और वो जो इमोशनली एक बड़ी टर्मोइल वाली सिचुएशन में बच्चे गुजरते हैं। इसमें क्या हेल्प कर सकता है? माइंडफुल मेडिटेशन, अगर बच्चे करना चाहें तो अब माइंडफुल मेडिटेशन मतलब अभी के इस समय पे, इस माहौल में, आज के इस सेकंड के ऊपर में ध्यान देना। न मुझे जो बीत गया उस पर ध्यान देना है, ना आगे ध्यान देना, अब भी मैं क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर ध्यान दें। तो ये जो सेल्फ डिफीटिंग थॉट है, वो आगे क्या होगा, बुरा हो जाए, बुरा होगा, देखेंगे, अभी कैसे क्या कर सकते हैं। तो लिविंग इन प्रेजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटरिंग योरसेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी ये तीव्र इच्छा है कि खुद को हार्म करना है, तो उसमें खुद ही सोचना है। और अगर साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत होती है, काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, आप जिस एडल्ट में या जिस फ्रेंड में आपकी पूरी तरह से आई वुड से फेथ है, आप उनके साथ खुलकर अपनी जो तकलीफ है उसको शेयर करें, बताएं, तो फिर ये सेल्फ अब्यूजिव एंगर जो है वो धीरे धीरे पेंट अप कम हो सकता है। टाइप नंबर 9, वर्बल एंगर, मुंह से बोलने वाला, गुस्से वाला। ये थोड़ा लेस डेंजरस है बिहेवियरल एंगर से, जहां पे आदमी फिजिकल वायलेंट हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है। लेकिन ये भी एक तरह का इमोशनल और फिजियोलॉजिकल अब्यूज है, और जिसके प्रति होता है उसको बहुत डीप हर्ट होती है। तो कई बार बोला जाता है ना कि जो तीर के जो घाव हैं वो भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के जो बाण लगते हैं उनके घाव नहीं भरते। तो ये जो बिहेवियर है वर्बल एंगर, इसको आप अग्रेसिव या वायलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अग्रेसिव या वायलेंट हम तब उस बिहेवियर को बोलते हैं जब आप जानबूझकर किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, जबकि वो इंसान आपसे ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो इसी को एक परिभाषित किया गया है वायलेंट और अग्रेसिव बिहेवियर के बारे में। अब जैसे क्या होगा इसमें, वर्बल साइंस क्या होंगे? फ्यूरियस शाउटिंग, बहुत जोर जोर से चिल्लाना किसी के ऊपर में, अपना गुस्सा निकालना, धमकियां देना, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारा भविष्य क्या होगा वो देख लूंगा, कैसे क्या होता है, ये मजाक उड़ाना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया को देखो उसने क्या कर लिया, ऐसा कर लिया, सार्काज्म करना, इंटेंस ब्लेमिंग किसी के ऊपर में करना, या फिर क्रिटिसिज्म, हर समय निंदा करते रहना किसी एक इंसान की। तो उस इंसान, जो लोग वर्बल
अग्रेशन दिखाते हैं, एंगर दिखाते हैं, और जिसके प्रति इंटेंडेड होता है उसमें बहुत डीप इन्फ्लिक्टिंग वुंड्स हो सकते हैं, बहुत बहुत तकलीफदेह होता है उनके लिए। अभी जो लोग ऐसा वर्बल एंगर करते हैं उनमें अक्सर जब भी उनका वर्बल एंगर का फेज खत्म होता है, बाद में उनको शर्मिंदगी महसूस होता है, माफी मांगने की इच्छा होती है, और बाद में रिग्रेट भी होता है, बुरा लगता है कि क्यों किया मैंने ऐसे। बट मैं सोच रहा था कुछ लोग को तो शायद बुरा नहीं लगता है। तो अब मैनेजमेंट कैसे करना है? अगर आपको लगता है कि आप वर्बली किसी पे ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो अगर आपके जबान तक भी बात आ गई है, कोई शब्द आ गया है, रुक जाइए, एक सांस लीजिए, उसके बाद वापस एक सांस लीजिए। तो शायद ये जो टेम्पटेशन आई है ना कि अंदर में अभी बोल देना, उस टेम्पटेशन को रोकना है। और एक कहानी याद आती है मुझे कि एक बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, मेरा एक मित्र है, वो बोल रहा था कि हर इंसान के अंदर में राक्षस भी रहता है और भगवान भी रहता है, क्या आप भी इससे सहमत हो क्या कि इंसान के अंदर में राक्षस भी रहता है और भगवान भी रहता है? तो दादाजी ने सोचा, मुस्काया, बोला हाँ। तो फिर बच्चे ने पूछा तो फिर मेरे अंदर भी दोनों हैं? बोले हाँ बिल्कुल दोनों हैं। तो उनमें से बड़ा कौन होगा, कौन सा स्ट्रांग होगा? तो उन्होंने बोला कि जिसको तुम रोज खिलाओगे। तो हम अपने बातों से, हम अपने व्यवहार से किस चीज को, अपने जो बुरा वाला साइड है उसको बार बार प्रकट करते हैं या अच्छी साइड को प्रकट करते हैं, उसके हिसाब से हमारी पर्सनालिटी आगे डेवलप होती है। सनी जी आप बहुत सही बोल रहे हैं, 5 मिनट लंबी लंबी सांसें लेने से नॉर्मल हो जाते हैं आप, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आप प्राणायाम जिसको बोलते हैं, जो डीप ब्रीदिंग टेक्निक होती है। देखिए आप जब भी गुस्से में होंगे, सडनली आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगी, आपका दिमाग झंझना जाएगा, आपका पूरा शरीर खून से भर जाता है और सांसें तेज हो जाती हैं। गुस्से में आदमी कभी डीप ब्रीदिंग नहीं करता, और आगे हम बताएंगे उसके बारे में जो मैनेज टेक्निक है उसमें। बट एक सिंपल सी बात, 5 मिनट से भी कम में आप उसको कम कर सकते हैं। सांस को नाक से खींचना है, इसको 4-5 बार कीजिए, शायद तभी ऑटोमेटिकली हार्ट रेट कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, गुस्सा तो धीरे धीरे कम हो ही जाता है। बट शुक्रिया आपने अपनी जो अनुभव को शेयर किया उसके बारे में। तो हमारे अंदर कौन रहता है? दोनों रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं और भगवान भी रहते हैं, देव और दानव। आप किसको रेगुलरली टाइम टू टाइम फीड करते हैं उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी बनेगी। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप ये जो वर्बल अब्यूज वाला जो गुस्सा होता है जिसमें आप सामने वाले को गलत चीजें बोलते हैं, उसको आप असर्टिव एंगर बना सकते हैं कि देख भाई तुम ये जो कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं हो रहा है, इससे मुझे गुस्सा आता है, इसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये असर्टिव एंगर हुआ, जिससे शायद सामने वाले में परिवर्तन आ सकते हैं, बशर्ते कि आप चिल्ला दें, उसको गाली गलौज करने लग जाए। 10वां टाइप, और ये थोड़ा खतरनाक है, वोलेटाइल एंगर। इसका कोई कारण नहीं, कहां से आता है पता नहीं। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी एक चीज पे बहुत तीव्रता से गुस्सा हो जाते हैं। अब वो अनायंस चाहे एक छोटी चीज हो या किसी ने कुछ बोल दिया उससे भी हो, या किसी की एक्टिविटी से बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अब ऐसे लोग में एक चीज देखी जाएगी कि वो जितनी जल्दी गुस्सा होंगे और भड़ास निकालेंगे, भले वो मारेंगे पीटेंगे कुछ करके, फिर तुरंत शांत भी हो जाते उतनी जल्दी, और ये खतरनाक होता है। उनको पता नहीं होता, बट उनके आजू बाजू रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि अंडे के छिलके ऊपर चलना है, पता नहीं ये आदमी कब भड़क जाए। ऐसे लोगों में नुकसान ये होता है कि कभी भी लॉन्ग टर्म तक ना कोई रिश्ता निभा पाते हैं, ना किसी से बहुत डीप लेवल तक उनकी दोस्ती हो पाती है, सुपरफिशियल रह जाएगी उनके जो जीवन की जो चीजें होती, क्योंकि सामने वाले हमेशा उनको मीनिंगफुल कनेक्शन बन, ट्रस्ट नहीं हो पाता कि पता नहीं कब भड़क जाए, और एक ब्रांडिंग भी हो जाती है, गुस्सैल आदमी है, इसको गुस्सा आता है, तो सब बचने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों के सामने में लोग अक्सर जो उनकी खामियां होते हैं उसको नहीं बताएंगे, पता नहीं कैसे इसको रिएक्ट करेगा, कौन इसके मुंह लगे। तो ये वोलेटाइल एंगर है, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को तो बहुत ही खराब करता है, और अगर इसको ठीक तरह से नियंत्रित ना किया जाए तो ये वायलेंट आउटबर्स्ट भी हो सकता है। ऐसे लोग क्राइम भी कर सकते हैं, और बाद में ये बोल सकते हैं मुझे पता ही नहीं चला। तो रेज, बहुत तीव्र गुस्सा आना, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है? पहले तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ये पहचानना है कि ऐसे कौन से माहौल, कौन सी स्थिति में मुझे
साइंस और सिम्टम्स, लक्षण क्या आ रहे हैं और क्या मेरे बॉडी में कुछ चेंज आते हैं जब भी ये ऐसा आउटबर्स्ट होता है उसके पहले। और अगर पता चल जाए उसको तो फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग जो भी सनी जी को बता रहा था, और एस्केलेशन अवॉइड करने की जरूरत होती है कि आप जितना बढ़ाएंगे इस गुस्से को उतना और बढ़ता जाएगा। हालांकि ये जो 10 तरह के गुस्से की बात हम लोग कर चुके हैं कल से और आज तक में, वापिस एक बार बताना चाहूंगा, गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है, प्राकृतिक फीलिंग है। ये एक लक्षण है कि कुछ तो गलत है जिसको सही किया जा सकता है। तो गुस्सा जो है वो किसी चेंज को की तरफ बात करता है। अब किसी के व्यवहार से आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसको बोल सकते हैं, देख भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या? आपको समाज में, देश में किसी चीज पे गुस्सा आता है, वो भी एक चेंज का कारण हो सकता है। आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलकर बातचीत कर सकते हैं और उस चेंज के प्रति काम कर सकते हैं। तो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी चीज पे गुस्सा आ रहा है और किस तरह का गुस्सा, आप खुद को एनालाइज कीजिए, पहचानिए और जो कंसर्न है उसको काम करके ठीक कीजिए। तो जाते जाते एक क्विकली कुछ टिप्स हैं, 25 टिप्स हैं गुस्सा कम करने के। तो जो पहले बताया जाता था कि 10 तक गिनती करो, अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है तो 10 की गिनती में काम नहीं आएगा, तो शायद 100 से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। आपका हार्ट रेट, एंगर दोनों कम होगा। सांस लेना, डीप ब्रीदिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने पहले बताया, नाक से सांस खींचना है और मुंह से छोड़ना है। 5 से 10 बार करेंगे, आपका गुस्सा निश्चित तौर से कम होगा। गुस्से वाली सिचुएशन से दूर चले जाना, थोड़ा वॉक कर लेना आजू बाजू, वो सिचुएशन से बाहर निकलना, अपने देह और शरीर को ऐसा लूज करना, क्योंकि आप स्टिफ हो जाते हैं गुस्से में। आपके शरीर में बहुत सारा डेंजरस केमिकल्स भी होता है। ये एक तरह से खुद को पॉइजन देने वाली बात है। अगर क्रोनिक एंगर हो गई तो थोड़ी देर के लिए आई, गुस्सा शांत हो गया, अच्छी बात है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म तक गुस्सा रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रिपीट अ मंत्र, कोई एक मंत्र हो तो आप, ओम नमः शिवाय है आपका जो मंत्र होता है, आप उसको रिपीट कीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा देह को ऐसे हिला लेना उस सिचुएशन में, मेंटली एस्केप करना उस सिचुएशन से कि चलो ठीक है यार, ये आदमी अगर नहीं सुन रहा है तो इसमें बात फंस के मैं टॉपिक को चेंज करके कुछ और चीज कर लेता हूँ। अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनना, अगर गुस्सा बिल्डअप हो रहा है तो ईयरबड्स लगाएं, सुने, माहौल से थोड़ा बाहर निकले, कार लेके निकल जाएं, म्यूजिक अपनी पसंद की सुने। बात बंद कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाला भी रिटेलिएट कर रहा है तो टू स्टॉप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुषार, स्वागत है आपका। टेकिंग टाइम आउट सिचुएशन में, जहां अभी देखिए जो लॉकडाउन का माहौल है उसमें अभी भी चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रही है, स्कूल कॉलेज बंद है, सब घर के अंदर रहते हैं और इमोशंस पेंट अप होते रहते हैं, उनका निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के पैटर्न्स खराब हो गए, खाने के, सोने के, 12 बजे उठना, अब माताओं को उससे तकलीफ होती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बच्चे अगर स्कूल चल रहा होता, कॉलेज चल रहा होता तो 6 बजे 7 बजे उठ के यही बच्चे जाते थे। तो दोनों तरफ से समझने की जरूरत होती है। जिस चीज पे गुस्सा है उस पे एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, बता देना इंपॉर्टेंट, देख भाई ये पसंद नहीं आ रहा मुझे। जर्नलिंग, किताब में लिखना, आप एक नोटबुक रखें कुछ और, दिन में किस चीज पे गुस्सा है उसको अगर आप लिख पाए वर्बली तो शायद वो आगे कम होती है। ऐसा जर्नल करने वाले लोग बताते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स अदिति। फाइंडिंग इमीडिएट सॉल्यूशन कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि चलिए गुस्सा जो ट्रिगर हो रही है, क्या कुछ हम कर सकते हैं जिससे उसको इमीडिएटली सॉल्व किया जा सके। कई बार आपका जो रिस्पॉन्स होता है उसको रिहर्स करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। कि टेम्पटेशन बहुत आती है कि बीच में बोला मैं ऐसा बोल दूंगा, बट उस समय थोड़ा रुकना है और थोड़ा सोच करके फिर रिस्पॉन्ड करना है। एक फनी चीज आपको लगेगी बट उसमें बताता है कि स्टॉप साइन देखिए अपने रोड पे, यूनिवर्सल साइन ऑफ स्टॉप। तो जब भी गुस्सा है तो बताता है दिमाग में उस स्टॉप साइन को देखो, शायद तुम्हारा दिमाग जो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है वो शायद रुक जाए वहां पे। आपके रूटीन में परिवर्तन करके भी आप ट्रिगर फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। किसी दोस्त से बात करें, हंसे, क्योंकि हंसना गुस्से का बिल्कुल अपोजिट होता है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, इवन वेरी वेरी टेंस एटमॉस्फेयर इन वर्क और एट फैमिली कैन बी रिजॉल्व विद पॉजिटिव ह्यूमर। तो ह्यूमर की बात, लाफ्टर की बात जितनी भी कम हम ज्यादा करें वो कम ही होगी। प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हम क्या है, एक डाउनवर्ड स्पाइरल में होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बट हमारे पास जो है उसके लिए शायद थैंक्स नहीं बोलते हैं। तो प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, भगवान जितनी चीज, अब एनी टाइम गांधी अक्सर बोला करते थे कि अगर तुमको लगे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तो फिर ऊपर वाले को देखो, तो तुमको फिर से मोटिवेशन मिले, अरे नहीं ऊपर अंबानी भी है, और लगे बहुत
बुरा हो रहा है लाइफ में तो अपने से नीचे वाले को देखो, करोड़ लोग तुम्हारे से नीचे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, तो फिर आपको दोनों तरफ से ग्राउंड करने की जरूरत होती है। तो प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेटिंग अ टाइमर इज इंपॉर्टेंट, राइटिंग अ लेटर इज इंपॉर्टेंट। और डिफिकल्ट है, बट जिससे गुस्सा आ रहा है, जिससे कंटेंट है, उसको माफ करने की कोशिश कीजिए। बड़ा ही एम्पावरिंग सा फीलिंग होता है अगर आप माफ कर दे तो। प्रैक्टिसिंग एम्पैथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक वॉकिंग इन समबडी एल्सेस शूज। कोई आपसे गुस्सा किसी चीज को लेकर क्यों हो रहा है, उसकी तरफ से, उसके पर्सपेक्टिव से या तो बात करें उससे, या फिर सोच के देखें कि उसके जीवन में क्या चल रहा है और किस ट्रिगर की वजह से वो उसने इस तरह का व्यवहार या गुस्सा दिखाया। आपका जो गुस्सा है उसको एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलता चिल्ला के बताना है, बट सामने वाले को बताना कि तुम्हारे इस बात, व्यवहार, एक्शन से मुझे तकलीफ हो रही है, क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प। एंड लास्टली, फाइंडिंग अ क्रिएटिव चैनल। तो अगर गुस्सा बहुत हो रहा है तो कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ वॉकिंग पे चले जाते हैं। हाँ, वॉक पे चले जाना, दौड़ लेना, फिजिकली अपने गुस्से को निकाल देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उम्मीद है कि ये पिछले 90 मिनट कल का और आज का मिला करके हम एंगर के 10 टाइप्स को देख पाए, समझ पाए। दो दिस इज बायोलॉजिकल, नेचुरल, बट हमेशा याद रखिए कि गुस्सा आने के बाद उसका क्या करना है, दैट इज चॉइस। और उम्मीद है आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा, आपको कुछ चीजें इसमें मिली। मैंने खुद को और खुद के एंगर टाइप को पहचाना है, व्हिच आई एम डीपली थिंकिंग नाउ कि, और उन सब लोगों से भी माफी मांगना चाहूंगा जिनको मेरे गुस्से का शिकार होकर के टैंट्रम्स, तोड़ना फोड़ना, या मेरा वो तोड़ फोड़ वाला गुस्सा है कि नहीं आता है, जब भी आता है तो कुछ कर देने का ऐसा मन होता है, तभी उसको और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मोर लाइफ एवरी डे, इंडियन मसाला पॉडकास्ट। तो आपके विचार, आपके कमेंट्स आते रहने दीजिए, और मैं अगले वीक में आपसे मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। थोड़ी और डीप डाइव करेंगे हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग के ऊपर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।